जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। पिछली वीडियो में जो कि हमने देखा था कि हमने 6th क्लास सारी कवर कर ली थी, 6th क्लास की वीडियोस कवर हो चुकी थी। अब हम 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। तो इसमें मैप है, ये मैप बनाया गया है। एक फ्रेंच थे कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होता क्या है? ये वर्ड कार्टोग्राफर का मतलब है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप्स बनाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैप्स वगैरह का हमने नहीं देखना, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है हमने वही चीज़ कवर करनी है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना। अब जैसे कि टाइम चेंज हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था करके, तो कुछ चेंजेस थे जो हो रहे थे उस टाइम पे। तो जो मीनिंग्स थे वर्ड्स के वो भी चेंज हो रहे थे टाइम के हिसाब से। जैसे कि मेडिवियल फॉर एग्जांपल लेते हैं। मेडिवियल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मेडिवियल पर्शियन थी वो चेंज हो रही थी, अलग थी मॉडर्न पर्शियन से। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। वो ग्रामर और वोकैब के हिसाब से नहीं थी चेंज हो रही, उनका मीनिंग्स भी चेंज हो रहे थे वर्ड्स के, ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको एक टर्म दे देते हैं, हिंदुस्तान टर्म। तो जो हिंदुस्तान टर्म थी, टुडे वी अंडरस्टैंड एज इट इंडिया। अब हिंदुस्तान का मतलब है इंडिया, मॉडर्न स्टेट, ठीक है ना। बट उस टाइम पे ये 13th सेंचुरी में वर्ड यूज़ किया था मिनाज आई सिराज के द्वारा। मिनाज ए सिराज के द्वारा। वो एक क्रॉनिकल थे, पर्शियन में लिखते थे। तो उस टाइम हिंदुस्तान का मतलब था ही मीन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ही यूज द टर्म इन अ पोलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स that were a part of the domination of the Delhi सुल्तान, दिल्ली सुल्तान, ठीक है ना। जो दिल्ली सल्तनत के आसपास के एरिया थे, सुल्तान के अंडर थे। तो उस एरिया को, जैसे पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच की जो ज़मीन थी, लैंड थी, उस जगह को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया था, ठीक है ना, उस एरिया को। अब आगे देखते हैं। अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर। अब फॉरनर है, आज के टाइम में भाई हम फॉरनर का मतलब समझते हैं कि जो इंडिया का नहीं है। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समन हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो कि इंडियन का नहीं है, कि और कई कंट्री का है, फॉरनर बोलते हैं उसे, ठीक है ना। बट उस टाइम पे फॉरनर का क्या मतलब होता था मेडिवल पीरियड में? वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। जो उस टाइम पे उस गांव का और उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं था, उस कल्चर का, ठीक है ना, उसे वो फॉरनर बोलते थे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म वही है, वर्ड्स ही हैं, टर्म्स ही हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें कुछ वो खास नहीं है। अब आर्चीव्स, ठीक है ना। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। अब आर्चीव्स क्या होते हैं? आर्चीव्स होती है अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे ऑल नेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ऑफिशियल ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन्स। जहाँ पे ओल्ड ऑफिशियल और रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ट्रांजेक्शन रखी जाती हैं स्टेट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की, नेशनल गवर्नमेंट्स की। उस जगह को मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी वहाँ पे स्टोर की जाती हैं, उस जगह को आर्चीव्स बोला जाता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये पेंटिंग है, अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब भाई मैन्यूस्क्रिप्ट थी उस टाइम पे लिखी हुई होती, प्रिंटिंग प्रेस तो उस टाइम पे थी नहीं, तो उसको आगे कॉपी करने के लिए लिखना पड़ता था। तो आज के टाइम पे भी हम देखते हैं, अगर हम किसी से कुछ कॉपी करते हैं तो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो सेम वैसा कॉपी नहीं होता। तो उस टाइम पे ऐसा ही था, जब मैन्यूस्क्रिप्ट से आगे लिखा जाता था तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते थे, जो कि हिस्टोरियंस को पता लगाने पड़ते थे कि क्या हुआ होगा, क्या था उसकी जगह। तो काफ़ी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो चेंज हो चुकी थी। अब आगे चलते हैं जी। न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of scale and variety of developments that occurred over the period. अब उस टाइम पे ना यार मूवमेंट्स बहुत ये हुई थी, चेंजेस बहुत हो गए थे, डेवलपमेंट्स हुई थी, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता गया, आगे बढ़ता गया, तो चेंजेस भी बहुत आते रहे। डिफरेंट मूवमेंट्स इन दिस पीरियड, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। अब जैसे जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजीज भी नहीं आती गई, बंदे अलग अलग जगह जाते थे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, काम के लिए, वैसे एक्सप्लोर के लिए, ट्रेड के लिए। तो नई नई चीज़ें वहाँ से भी आती रही और कुछ आइडियाज़ शेयर होते रहे।
इधर के आइडियाज़ उधर शेयर होते थे, वहाँ के आइडियाज़ इधर शेयर होते थे। तो ये जो टाइम था, डेवलपमेंट का टाइम था, काफ़ी चेंजेस आए हैं उस टाइम पे, लाइक द पर्शियन बिल, ठीक है जी। पर्शियन बिल इन इरीगेशन, इरीगेशन में पर्शियन बिल यूज़ होता था। द स्पिनिंग बिल इन द वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स। पोटैटोज आ गए थे, कॉर्न आ गई थी, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम along with people who brought other ideas with them as well as। अब जैसे कि मैंने देखा कि लोग जाते थे, ठीक है ना, तो अलग अलग जगह अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो यार उनके आइडियाज़ चेंज होते थे, ठीक है ना। तो ये उस चीज़ें वहाँ की इधर आ गई, यहाँ की चीज़ें उधर चलेगी। अब जैसे फूड्स एंड बेवरेजेस भी आ गए थे, पोटैटो आ गया था, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है ना। तो इस पीरियड को हम एंशियंट्स को ख़त्म करके मेडिवियल में लाएंगे। अब ये मेडिवियल पीरियड माना जाएगा इसको, ठीक है ना, ये मेडिवियल पीरियड था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब लोग जाते थे अपॉर्चुनिटी के लिए, अलग अलग दूर दूर जाते थे, तो पॉसिबिलिटी थी कि टू फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून, ठीक है। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपुतास। अब भाई राजपुतास आपने सुना ही होगा, अ नेम ड्राइव फ्रॉम राजापुत्रा। राजापुत्रा द सन ऑफ अ रूलर, वहाँ से ये नेम डराइव हुआ है, निकला है, ठीक है ना, राजपुतास। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ बॉडी ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो 8 से 14वीं सदी तक क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय, ठीक है ना, उनको आगे राजपुतास बोला गया है। राजपुतास ने क्लेम किया था कि वो क्षत्रिय क्लैन से है, कास्ट स्टेटस उनका क्षत्रिय होता था और वो राजपूतों से होते थे। तो राजपूत का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि राजा ही सिर्फ राजपूत होगा। द टर्म इंक्लूड, ये जो आप ना फोटो देख रहे हो, ये पर्शियन बिल है जो इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है ना जी। हमने पीछे देखा था कि इनोवेशंस जो नई नई आई थी वो पर्शियन बिल, ये था वो। जो हमने बात कर रहे थे हम उसकी, राजपुतास की, वो सिर्फ रूलर्स नहीं होते थे ना, जो चीफ्टियंस होते थे, सरदार, वो नहीं होते थे, बट जो राजपुतास होते थे वो सोल्जर्स भी होते थे, कमांडर्स भी होते थे, जो आर्मीज में सर्व करते थे ऑफ डिफरेंट मोनार्थ। तो सिर्फ राजपुतास राजा को नहीं बोला गया था, सोल्जर्स, रूलर्स, जो सरदार होते थे, कमांडर, सबको बोला गया था। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट्स, होम्स एंड कायस्थास, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important। तो काफ़ी और ग्रुप भी थे लोगों के, ठीक है ना, जैसे हमने देखा मराठास हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, ये आगे आगे जाएंगे तब उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा चल रहा है वही देखेंगे हम, सिर्फ राजपुतास देखा। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, अब सोसाइटी काफ़ी बढ़ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो जंगल से फॉरेस्ट को किया जा रहा था, एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ किया जा रहा था, उन्हें क्लियर किया जा रहा था फॉर एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है ना, उस पर्पज़ के लिए बढ़ाया जा रहा था। और सोसाइटी भी काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड हो गई थी, बढ़ चुकी थी। तो लोग, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातिस और सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। लोगों को आगे जातिस में ना, ठीक है ना, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से जातिस में बांट दिया था, ठीक है ना, इनटू जातिस और सबकास्ट, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। जो रैंक थे वो परमानेंटली फिक्स नहीं थे, वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, पावर के हिसाब से वो बदलते थे। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ जतिस, और वो इन्फ्लुएंस थे और रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय जतिस के मेंबर्स थे, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। द स्टेटस ऑफ सेम जति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। यहाँ पे एक जति है जी और दूसरी जति वहाँ पे है, और है सेम है, और उनके स्टेटस में बट फर्क होएगा क्योंकि एरिया टू एरिया ये वेरी करता था। अब आगे चलते हैं, रीजन एंड एम्पायर, ठीक है ना। असंस्कृत प्रास्ती, प्रास्ती हमने देखा था भाई, प्रास्ती बोला जाता है इन प्रेज ऑफ किंग, ठीक है ना, जो राजा होगा उसकी प्रेज में प्रास्ती होती थी उसकी। तो हमें एक प्रास्ती मिली है प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबन, वो एक मिलती है हमें प्रास्ती। उसमें क्या है बताया गया कि उस राज्य की वास्ट एम्पायर डेट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल, बंगाल से लेके ईस्ट में, बंगाल से लेके गजनी थी अफगानिस्तान में, वेस्ट की तरफ उसकी रूल था, जो उसका वो अफगानिस्तान तक था, इतना बड़ा था, और नीचे उसका सारा साउथ में भी उसका रूल था, द्रविड़। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मीज, वो भाग गए थे तो उसका साउथ पे भी कंट्रोल था। तो ये काफ़ी बड़ी किंगडम थी गयासुद्दीन बलबन की, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं,
Language and region. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. तो आमिर खुसरो पोइट थे, उन्होंने एक चीज़ नोट की थी कि हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे हमने पॉलिटी में अपना देखा था, शेड्यूल्स हैं अपने, शेड्यूल्स में 8th शेड्यूल है, उसमें लैंग्वेजेस दे रखी हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो अलग अलग रीजन में बोली जाती है, उन्हें ऑफिशियल का वो दिया गया है। ऐसे ही देखो, तब उसने बताया था कि डिफरेंट लैंग्वेज तब से है, ये हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज है, और डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। सिंधी बोली जाती थी, लाहौरी, कश्मीरी, दवार, समुद्री इन सदर्न कर्नाटका, तेलंगानी, तो ये लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग जगह बोली जाती थी। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दिस लैंग्वेजेस देयर वर संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। बस एक संस्कृत थी भाई जो किसी रीजन को बिलोंग नहीं करती थी। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, और ये ओल्ड लैंग्वेज थी, बट कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, क्योंकि वो सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाती थी। जो संस्कृत थी वो ब्राह्मणों के द्वारा यूज़ की जाती थी, तो कॉमन पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, ठीक है ना, एज इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ठीक है ना। ये हो गया अपना। अब देखते हैं आगे। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन what we call Hinduism today. These include the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and growing importance of the Brahmins, the priest, as dominant group in the society. अब भाई जो ये मेडिवियल था, ये इम्पोर्टेंट चेंज था, ठीक है ना, अकर्ड जब हिंदुज़म के बारे में पता चला था, जिसे हम हिंदुज़म बोला गया था, ठीक है ना, व्हाट वी कॉल हिंदुज़म टुडे, क्योंकि उस टाइम पे इंपॉर्टेंट चेंजेस अक्कर हुए थे, बदले थे, क्योंकि नई डेटीज थी, उनको नई देवी देवता थे जिन्हों वो मानने लगे थे, नए मंदिरों की कंस्ट्रक्शन हुई थी, रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट एंड द डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी को डोमिनेट करते थे, वो ग्रुप थे, तो मंदिर द्वारा बनाए गए ब्राह्मण्स डोमिनेंट थे, ठीक है ना। प्रीस्ट, संस्कृत टेंड्स अर्न द ब्राह्मण्स अलॉट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो हमने अभी पीछे देखा था कि जो संस्कृत थी वो सिर्फ ब्राह्मण्स को पता थी, कॉमन पीपल को नहीं पता थी, नॉर्मल लोगों को, तो संस्कृत के कारण उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में उनकी, क्योंकि वो नॉलेज थी उन्हें संस्कृत की। तब आगे देखते हैं। मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। अब भाई कुरान यही टाइम है जब नया एक रिलीजन और आया था, ठीक है ना, ये 7th सेंचुरी के आसपास की बातें हैं। सेंचुरी हमसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि कुरान कब कौन सी ईयर में आया था, ठीक है ना, ये जो नया रिलीजन था। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेंटी ऑफ वन गॉड। तो उन्होंने कुरान को अपनी होली बुक के तौर पे एक्सेप्ट किया था, और सोवरेंटी ऑफ द वन गॉड, सोवरेंटी डिपेंड सिर्फ एक ही गॉड पे, ठीक है ना, एक्सेप्ट द सोवरेंटी ऑफ वन गॉड, एक ही गॉड पे डिपेंड थे वो, जो की थे अल्लाह, जो मानते थे उन्हें, हुज लव मर्सी एंड ब्यूटी एम्ब्रेस ऑल दोज। चलो ये चीज़ें तो नहीं हमसे पूछेंगे, बस यही पूछेंगे कि कुरान, ठीक है ना, 7th सेंचुरी में ये आया था, ठीक है, अपने उसमें कंट्री में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स लेके आए थे टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया। मुस्लिम कुरान को अपना होली बुक मानते थे। मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा लर्न द थियोलॉजी एंड जूरिस्ट, and like Hinduism, Islam was interpreted in variety of ways, but by its followers. अब जैसे कि हिंदुज़म में भी उसको इंटरप्रेट किया गया था, उनके धर्म को थोड़ा, इस्लाम में भी काफ़ी थे, इंटरप्रिटेशन हुई थी इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स द्वारा की गई थी। देयर वाज शिया मुस्लिम्स। अब भाई मुस्लिम्स में भी दो सेक्ट्स हैं, एक तो शिया, एक सुन्नी, शिया सुन्नी। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट द Prophet son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. अब जो शिया वाले थे, जो ये फाउंडर थे इसके मुस्लिम उसके रिलीजन के प्रॉफिट, उनके सन इन लॉ को अली थे, जो उन्हें लेजिटिमेट लीडर मानते थे, ठीक है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के। एंड जो सुन्नी थे वो क्या मानते थे, हु एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, जो पहले के लीडर्स थे खलीफास, उनकी अथॉरिटी मानते थे, एंड द सक्सीडिंग खलीफास, और जो उनके बाद अब नए खलीफास थे जो उनको सक्सीड कर रहे थे, वो सिर्फ उनको मानते थे। तो इस रिलीजन में भी दो सेक्ट्स बन चुके थे, एक तो था शिया, एक तो था सुन्नी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। द हिस्ट्री यू विल बी स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए मेडिवियल। तो हमने बताया कि जो 7th क्लास की अपनी ये बुक है, जो इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे उसको हम मेडिवियल के तौर पे करेंगे, ठीक है ना, मेडिवियल हिस्ट्री होगी। पीछे हमने की थी एंशिएंट, मोहनजोदारो, हड़प्पा,
लोथल, कालीबंगन, जो ये साइट्स देखी थी सारी, उसको हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। और जो ये मुस्लिम मुगल एरा है, मुस्लिम हो गए, ये अपने चौलास चौलक्यास, ये सारे इनको हम करते हैं अपने मेडिवियल में। अब आगे चलते हैं। ये चैप्टर में बस अपने यही था कि टर्म्स की नया रिलीजन आया था, ये चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। फॉरेस्ट डेवलपर्स वर समटाइम्स, ये लाइन देखो सी पॉइंट है, फॉरेस्ट डेवलपर्स वर समटाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। तो हमने ये पॉइंट भी किया था कि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही थी, पॉपुलेशन, तो फॉरेस्ट एरिया काफ़ी क्लियर किया गया था फॉर एग्रीकल्चर लैंड, फॉर सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ भी हमने देखी थी, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट थी खास बातें। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अभी नए किंग्स भी आए थे और किंगडम्स भी नहीं आई थी, ठीक है ना। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज ऑफ द 7th सेंचुरी, ठीक है। ये जो आप मैप देख रहे हो इसमें दिख रही है, एक तो ये देखिए साउथ की तरफ, ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पे राष्ट्रकूटास थे। नीचे तमिलनाडु की तरफ चोलास, चेरास, पांड्यास, ठीक है ना। कलिंगा, ये कलिंगा वही है जो अशोका के टाइम पे जहाँ पे उसने वॉर जीती थी, और उसके बाद कॉन्करेट कलिंगा आफ्टर ही लेफ्ट हिज टाइटल, उनकी वो जो राजा था उसने वो छोड़ दिया था सब कुछ, और बुद्ध धर्म अपना लिया था उसने। पालास, ये सारे हमने देखे हैं, ठीक है ना जी, कि कौन से रीजन में कौन सा था। जो मैंने गयासुद्दीन बलवान का बताया था, उसका रीजन यहाँ से था, ठीक है, स्टार्ट होता बंगाल से, यहाँ से लेके इधर तक था, अफ़गानिस्तान तक। नीचे उसका साउथ में भी सारा रीजन ही था, उसी का था, क्योंकि वो जो आर्मीज थी साउथ में, उसके आने से पहले ही छोड़ के भागी थी जब उसने अटैक किया था, तो पैन इंडिया पे उसी का कब्जा था। अब आगे देखते हैं, द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन द डिफरेंट रीजन्स। ये हमने पहले भी किया था 6th में, कि जैसे वॉरियर चीफ्स थे तो उनको राजाओं ने अपना सबॉर्डिनेट माना था, उन्हें समानतास बोला गया था। समानतास के पास पावर थी, ठीक है ना। जब उसके पास पावर आई, वो राजा को गिफ्ट वगैरह देता था इन द कोर्ट, ठीक है ना, ब्रिंग गिफ्ट फॉर द किंग। बट जैसे जैसे वो किंग को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता था, तो राजा उसे ज़मीन दे देता था, और ज़मीन से जो टैक्स होता था उस वो कमाते थे वो ज़मीन से टैक्स, ठीक है ना। बट धीरे धीरे समानताज ने जो पावर गेन की, तब उन्होंने खुद को देमसेल्फ डिक्लेयर देमसेल्फ एज बी महासमंताज, महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन। तो उन्होंने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया था महासमंताज और महामंडलेश्वरा, एंड सो ऑन। समटाइम्स दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और समटाइम्स कुछ कई बार उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस बोल दिया था, जो उनके राजा थे उनके अंडर नहीं है, हम बिल्कुल डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी के अंडर नहीं है। खुद को उन्होंने इंडिपेंडेंस वो कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, ठीक है ना। वन सच इंस्टेंस वाज डेट ऑफ राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। अभी हमने देखा कि ना जो राष्ट्रकूटास थे वो सबॉर्डिनेट थे चालुक्यास के, जैसे ये वॉरियर चीफ्स हमने बताया था ना सबॉर्डिनेट्स हैं, जिन्हें समानतास बोला जाता था। तो ये राष्ट्रकूटास समानतास थे चालुक्या के कर्नाटका में इन द मिड 8th सेंचुरी। डांती दुर्गा, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा। तो यार दांती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ था, जो सबॉर्डिनेट थे, ठीक है ना, चालुक्य के। तो उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भा मतलब है गोल्डन बॉम्ब। तो उस रिचुअल में क्या था, उन्होंने ब्राह्मण्स की मदद से किया था। तो उनका मतलब मानना था कि उनका रीबर्थ हो गया है, और सेक्रीफाइसर को क्षत्रिय माना जाएगा। और सेक्रीफाइसर कौन थे, दांती दुर्गा। तो उन्होंने खुद को क्षत्रिय अनाउंस कर दिया था, इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, बट वो रिचुअल करके परफॉर्म करके सेक्रीफाइस, वो खुद को क्षत्रिय अनाउंस कर दिया था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं क्षत्रिय हूँ। तो यहाँ से हमें पता चलता कि जो राजा होते थे वो सिर्फ क्षत्रिय होते थे, राजा होने के लिए क्षत्रिय जरूरी था, ठीक है ना। बट उन्होंने समानताज ने खुद को इंडिपेंडेंस बोल दिया है, और एक रिचुअल था हिरण्यगर्भा, वो करवाया, गोल्डन बॉम्ब। ये यार क्वेश्चन पूछा जा सकता है टर्म का, हिरण्यगर्भा का, ठीक है ना। तो लिटरली द गोल्डन बॉम्ब। इन अदर केसेस द एंटरप्राइजिंग फैमिली इन यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। अब जो एंटरप्राइजिंग फैमिली थी उन्होंने भी ये चीज़ कर दी थी, ठीक है ना, खुद इंडिपेंडेंस हो गए थे और अपनी किंगडम्स बना ली थी। एक थी कदम्बा मायूराज शर्मन एंड द गुरजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा। गुरजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा ये ब्राह्मण्स थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया था और शस्त्र उठा लिए थे, सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान, ठीक है ना।
तो इन्होंने कर्नाटका में या राजस्थान में अपनी अपनी किंगडम्स बना ली थी। कदम्बा मायूरासरमन ये कर्नाटका से थे, नेम से ही पता चलता है। और गुरजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा ये राजस्थान के थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स, महाराजा अधिराजा, क्योंकि जो किंग्स थे, नए किंग्स, उन्होंने खुद को नए नए टाइटल्स दे दिए थे, हाई साउंडिंग टाइटल्स, जैसे कि महाराजा अधिराजा द ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवाना चक्रवर्ती द लॉर्ड्स ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीन वर्ल्ड्स का राजा, त्रिभुवाना त्रिभुवाना चक्रवर्ती, ठीक है ना। और ये ऐसे ऐसे उन्होंने अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स दे दिए थे, ठीक है ना। जय और इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर पावर विद देयर समांतास एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स ट्रेडर एंड ब्राह्मण्स। तो समांतास को भी पावर शेयर करते थे और ऐसे ही धीरे धीरे ये समांतास इंडिपेंडेंट हो गए थे। 400 टैक्सेस। एक इंस्क्रिप्शन है चोलास का तमिलनाडु में, हमने उस मैप में देखा था कि चोलास तमिलनाडु में रूल करते थे। तो चोलास का एक हमें इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, उसमें 400 से ज़्यादा तरह के टैक्सेस हैं। और मोस्ट फ्रीक्वेंट है जो मैंशनड है टैक्स है वेती। भाई यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, ऐसे इंपॉर्टेंट उसमें से टर्म्स है, ठीक है ना। वेती मोस्ट फ्रीक्वेंट मेंशन टैक्स इज वेती। वेती टैक्स था, ये कैश में नहीं था लिया जाता, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। और कादामाई कादामाई और लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। ये वेती टैक्स ऐसे होता था कि जैसे किसान है वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, बट उसको एक दिन राज्य के फील्ड में भी काम करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका ये टैक्स होएगा, ठीक है ना। ये लेबर फोर्स्ड लेबर के रूप में टैक्स होता था। अब चलते हैं आगे, प्रास्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रास्तिस हमने देखा है, ठीक है ना, कि राजा की प्रेस में होती थी। ये जो प्रास्तिस होती थी ना यार, ये ट्रू नहीं होती थी, बस उनको जो उस टाइम के उनके कोर्ट्स में होते थे, ठीक है ना, ये जो प्रास्तिस थी कंपोज की जाती थी लर्न ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है ना। और वो एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प करते थे वो। ये प्रास्तिस सच नहीं थी होती, बस वो राजे के फेवर में लिखते थे, तो राजा उनको लैंड ग्रांट में दे देता था, ठीक है ना, काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह भी दे देता था। तो वो राजे के बारे में लिखते थे कि ये विजयी राजा है, इतना तगड़ा है, ये महान है, बस पता है आज भी यही कुछ होता है। बस उन्होंने राजा के बारे में बोलते थे उसके प्रेज में, और उन्हें लैंड मिल जाती थी ग्रांट्स में और काफ़ी गिफ्ट्स मिल जाते थे। तो ये चीज़ थी। अचीवमेंट ऑफ नागाभट्टा। वन प्रास्ती रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब्स द एक्सप्लोइट्स ऑफ नागाभट्टा अ प्रतिहारा किंग, ठीक है ना। ये एक ऐसी वो मिली है हमें, प्रास्ती मिली है संस्कृत में लिखी हुई, नागाभट्टा के बारे में, अप्रतिहारा राजा था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं जी। जैसे ब्राह्मण्स को वो लैंड देते थे ग्रांट में, तो वो उसका लिखते थे, ठीक है ना, कि इसे लैंड दी गई है ग्रांट में, वो कॉपर प्लेट्स पे लिख लेते थे जिसे जिसे ज़मीन देते थे। ये चीज़ ऐसे आपको जो इमेज दिख रही है वो ऐसे लिखते थे। तो एक जो इसकी कॉपर की प्लेट्स होती थी उस पर रिकॉर्ड रखते थे सारा। लॉन्ग संस्कृत पोएम containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named कलहाना, ठीक है ना। भाई एक संस्कृत पोएम भी है कंटेंट जिसमें एक ऑथर ने लिखी है, उसका नाम है कलहाना, जो कश्मीर के राजाओं के बारे में उन्होंने लिखा है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रास्तिस ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। जैसे तो प्रास्तिस में हमने देखा उनके प्रेस में लिखते हैं, ये एक ऑथर थे कलहाना, जिन्होंने दूसरे राइटर से अलग जाके जो क्रिटिकल्स थी, ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, उनके बारे में उसने अलग से लिखा है, उनकी क्रिटिक्स के बारे में, ठीक है ना। उनके फेवर में नहीं लिखा उसने, जो उनकी गलत चीज़ें थी, क्रिटिक्स अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, वो लिखी थी कलहाना ने, ठीक है ना। उसने हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर उनके बारे में लिखा था। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू गुरजारा प्रतिहारा राष्ट्रकूटस एंड पाला डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कनौज। ये गुरजारा प्रतिहारा राष्ट्रकूटस और पाला डायनेस्टीज थी जो, वो तीनों में लड़ाई होती थी कनौज के लिए, कंट्रोल ओवर कनौज, बिकॉज दीज थ्री वर देयर वर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तीनों की जो लड़ाई थी, गुरजारा प्रतिहारा राष्ट्रकूटस और पाला डायनेस्टीज, तो उनको तीनों की लड़ाई को बोला गया है। तीन थे, तीन को हम ट्रिपल भी बोलते हैं, तो उस टाइम पे वर्ड यूज़ किया था। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्रिपटाइट स्ट्रगल, ठीक है ना जी, ट्रिपटाइट स्ट्रगल बोला गया इसको। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इन सुल्तान महमूद गजनी अफगानिस्तान। एक वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद गजनी। यार ये महमूद गजनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था, ठीक है ना, अफगानिस्तान का।
ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू, ये हमसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा टाइम है, यूपीएससी ये चीज़ें नहीं पूछती, ठीक है ना। एंड एक्सटेंड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, उसने सेंट्रल एशिया की तरफ अपना राज बढ़ाया था। ईरान एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज टारगेट वर वेल्थी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। भाई जो ये महमूद ऑफ गजनी था, अफगानिस्तान का था, ये काफ़ी तगड़ा रूलर माना गया है। इसने बहुत बारी इंडिया को इन्वेड किया है। ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आता था, ठीक है ना, अफगानिस्तान से, उधर से। तो इंडिया को इसने काफ़ी टाइम इन्वेड किया है और हर बार इसने काफ़ी लूट मचाई है। तो उसका टारगेट क्या होता था? मंदिर, टेम्पल्स। क्योंकि अपने हमारे लोगों की श्रद्धा ही बहुत होती थी मंदिरों में, अब भी है मंदिरों गुरुद्वारों में, तो लोग वहाँ पे दान बहुत करते थे। तो वो आता था, उसे मंदिरों से बहुत ज़्यादा वो मिलता था, पैसा मिलता था, वेल्थ। तो वो उस चीज़ के लिए लूट के जाता था मंदिर्स को, ठीक है, टेम्पल्स को। अब आगे चलते हैं। अल बिरुन्नी टू राइट, अल बिरुन्नी, भाई ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है ना, स्कॉलर था ये। उसने एक बुक लिखी है, अल बिरुन्नी टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसने सब कॉन्टिनेंट का एक अकाउंट लिखा उसके बारे में, ठीक है ना, अरेबिक में। दिस अरेबिक वर्क नोन एज किताब अल हिंद, इंडिया पे लिखी उसने किताब अल हिंद, रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर हिस्टोरियंस। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर हिज अकाउंट। तो अरेबिक में लिखा है उसने, संस्कृत स्कॉलर्स को भी लिया है, ठीक है, कंसल्ट किया है अपना अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। और उसकी बुक है किताब अल हिंद अल बिरुन्नी की, ठीक है जी। अदर किंग्स हु एनगेज्ड इन वॉरफेयर, चाहमनास, लेटर नोन एज चौहान्स। चाहमनास थे जिनको बाद में चौहान्स बोला गया, ठीक है ना, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर की तरफ रूल किया था। उन्होंने अपना जो एरिया था, टेरिटरी थी, तो उसको एक्सपेंड किया अपने कंट्रोल को टू द वेस्ट ऑफ द एंड द ईस्ट, ठीक है ना, जहाँ पे वो अपोज किए गए चौलक्यास ऑफ गुजरात। वेस्ट में तो वो अपोज किए गए चौलक्यास के द्वारा, ठीक है ना, और एंड द गाहादावालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की तरफ उन्हें अपोज किया गाहादावालास ने, ठीक है जी। द बेस्ट नोन चामना रूलर वॉज पृथ्वीराज श्री। अब ये चौहान, यहाँ पे चामाना से लिखा है बट चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, पृथ्वीराज थ्री था जो, वो मोस्ट वेस्ट नोन चामाना चौहान जो रूलर था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया था, अफगान रूलर था सुल्तान महमूद गोरी। अब गोरी को उसने हराया था, बट उससे फिर वो अगले साल हार गया था गोरी से। पहले साल वो जीत गया था जब पहली बार उसकी लड़ाई हुई थी अफगान रूलर घोरी से, बट नेक्स्ट ईयर वो उसे हार गया था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है जी। ये चौहान किंग था, ठीक है ना, चामनाज, जिनको चौहान भी बोला जाता है। दिल्ली और अजमेर के एरिया की तरफ इनका रूल था। अब आगे चलते हैं। अ क्लोजर लुक टू द चोलास, ये चोलास का एरिया था जी, नीचे साउथ में देख रहे हो, चौलक्यास आ गया अपने ऊपर इधर, ठीक है ना, गुजरात महाराष्ट्र रीजन में। नीचे आ गया अपने साउथ में चोलास। How did the Cholas rise to power? A minor chiefly family known as the Mutariyar held power in Kaveri Delta. They were subordinate to the Palwas king of Kanchipuram. अब जो ये चोलास थे, ये पलवास के subordinate थे। Vijayalya, who belonged to the ancient chiefly family of Cholas from Urayur, captured the delta from the Mutariyar in the middle of the 9th century. He built the town of Thanjavur एंड टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम भासुदिनी देर, ठीक है ना। तो जो चोलास थे यार, वो क्या थे, वो पलवा किंग थे, उनके सबॉर्डिनेट थे, ठीक है ना। और जो मुर्तियार थे, ये कावेरी जो रिवर थी इसके आसपास का एरिया काफ़ी वेल्थी माना जाता था, क्योंकि जो लैंड होती थी वहाँ पे जो डिपॉजिट करती थी वो काफ़ी फर्टाइल थी। तो जो कावेरी नदी के आसपास का एरिया था वो काफ़ी वेल्थी था। तो इन्होंने, जब इनकी एक फैमिली थी नोन एज मुतारियार, तो उन्होंने कावेरी डेल्टा के आसपास का एरिया कैप्चर कर लिया था, ठीक है ना। तो मुतियार जो फैमिली थी, तो उन्होंने वहाँ पे एक टाउन बिल्ड किया था थांजाव्यूर, और एक टेम्पल बनाया था गॉडेस निशुम भासुदिनी का, ठीक है जी। तो कावेरी रिवर के आसपास का एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और एक शहर बनाया था और एक मंदिर बनाया था। अब आगे चलते हैं जी। राजा राजा वन considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expand control over most of these areas. Raja son Rajendra I continued his policies, even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for this expedition. भाई ये राजास काफ़ी हैं, ठीक है ना, चोलास हो गया,
पांड्याज हो गया, चौरक्याज हो गया, राष्ट्रकूताज हो गया, काफ़ी हैं। इनका ना एक वीडियो अभी तो हम ये कवर कर रहे हैं, एक वीडियो मैंने पहले भी आपको बोला था वो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सा राजा पहले था, कौन उसके बाद था, तो वो आपको थोड़ा याद रहेगा। इनके बस हमने क्या देखने हैं जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कौन सी किंगडम थी, कौन सी डिनेस्टीज थी, कौन से उनके इंपॉर्टेंट राजाज थे, किसने एस्टेब्लिश किया, इसी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या उनके जो फेमस कोर्ट पोइट हैं उन्होंने किसी पे बुक लिखी है वो पूछ सकते हैं। ज़्यादा नहीं हमने खोना कि इसने कौन सी नदी पे कब्जा किया, क्या किया, ये बस हम थोड़ा देख रहे हैं कि कौन से राजा थे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा डीपली नहीं हमने करना इसके बारे में, क्योंकि हिस्ट्री तो अपनी बहुत वास्ट है। बट क्वेश्चन अभी कहीं से भी ये एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं मोस्टली, ठीक है ना, तो वो चीज़ ही हम कवर करेंगे। चलो अब करते हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजाराम एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स। अब आगे चलते हैं जी। ये टेम्पल्स हैं, ठीक है ना, ये टेम्पल है गंगाईकोंडा चालापुरम में, ठीक है ना, तो ये टेम्पल्स हैं। बस ये आप फोटो देख लीजिएगा एक बारी, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो थे वो आर्किटेक्चरल तौर पे बहुत अच्छे बनाए गए थे, ये जो टेम्पल्स थे उस टाइम पे। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस वर कंसिडर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो चोला के टाइम पे जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी उनके द्वारा बनाई गई वो फाइनेस्ट मानी जाती थी अमंग द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, अब एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन देखते हैं। मैनी ऑफ एक सेकेंड हाँ, मैनी ऑफ ये मैसेजेस आ ही जा रहे हैं बार बार। चलो अब देखते हैं आगे। Agriculture and irrigation. Kaveri branch off into several small channels before branches off into before emptying into the Bay of Bengal. तो जो कावेरी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसके आसपास का एरिया में देखा कि काफ़ी फर्टाइल सॉइल लेके आती थी वो अपने बैंक्स पे, ठीक है ना। तो जो वाटर था वो अलग अलग चैनल से आगे प्रोवाइड करवाया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, पार्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था जो कावेरी रिवर के आसपास का था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, settlement of peasants known as ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. अब जो सेटलमेंट थी पीसमेंट की उनको उर बोला जाता था, वो काफ़ी प्रॉस्परस हो गए थे विद द इरीगेशन स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर। तो रिवर के कारण वो काफ़ी प्रॉस्पर हो चुका था। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। अब जो ग्रुप थे विलेजेस में उन्होंने यूनिट्स बना ली थी काफ़ी बड़ी बड़ी जिनको बोला जाता था नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिव जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। तो जो ये विलेज काउंसिल थी और नाडू इसके एडमिनिस्ट्रेशन यही करते थे, तो उनका काम क्या होता था, टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है ना, डिस्पेंसिंग जस्टिस डिलीवर करना। द चोलास किंग गिव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंदाल, ये यार नाम है याद कर लीजिएगा, लाइक मुवेंदालम वेलन, वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। एक पीजेंट है जो 3 किंग्स को सर्व कर चुका है, ठीक है ना, लाइक एक था अराइयार जो चीफ जो हेड होता था। मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, और उन्हें इंपॉर्टेंट ऑफिस दिए जाते थे। ये नाम याद कर लीजिएगा कि चोलास किंग ने दिए थे। एक तो अराइयार था, एक था मुवेंडा वेलन, ठीक है जी, ये नाम थे, ये याद कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ लैंड, अब लैंड्स के अलग अलग टाइप थे, ठीक है ना, जो इंस्क्रिप्शन से पता कर चलता है हमें चोलास के। वेलन वेगई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपराइटर, जो नॉन ब्राह्मण थे उनकी थी ये वेलन वेगी। ब्राह्मण दया, अब निमोनिक याद कर लो, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण दया, तो दिया गिफ्ट ही दिया, ब्राह्मण दया लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण। साला बोगा लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, एस से है शाला पाठशाला, ठीक है ना, शाला से पाठशाला देख लो, ये स्कूल के लिए शाला बोगा। देवादाना तिरुनामाटू कानी लैंड गिफ्ट टू टेम्पल्स, टी से है तो ये टेम्पल्स को है, ठीक है ना। देवादाना देवों को देव से याद करो कि वो शिव जी मंदिर में, ठीक है ना, देवादाना टेम्पल्स को है। पालीचा चांदाम, यार ये नाम थोड़े प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, बट आप एक बार इनको ना याद नहीं करना, बस आपने देखना है, ठीक है ना। पाली ये जो ये है ये लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस, ये जैना इंस्टीट्यूशन को दी गई थी, ठीक है ना। तो हम देखा था कि जो ब्राह्मण्स थे वो अक्सर ही उनको लैंड मिलती थी इसी में, तो उसे बोला जाता था ब्राह्मणदेया। ब्राह्मणदेया से पता चलता है कि ब्राह्मण को दी गई, तो ये याद रहेगी इजीली। ब्राह्मणदेया वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली ऑफ सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड ओनर्स।
तो जो ब्रह्मा दया लैंड दी जाती थी वो एक असेंबली के द्वारा देखी जाती थी, जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स थे उनके द्वारा। इंस्क्रिप्शन फॉर उतारनी मिरूर इन चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क्स, गार्डन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। अब भाई आगे जाके ना एसोसिएशंस बन गई थी लोगों की अलग अलग, ठीक है ना, जो सभास बन गई थी वो देखती थी इरिगेशन वर्क को देखते थे, अलग से कमेटी थी, गार्डन को देखने के लिए अलग से कमेटी थी, टेम्पल्स को देखने के लिए अलग कमेटी थी। तो इनकी वो जैसे वो सेलेक्ट करते थे वो चीज़ें होती थी, वो हमें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, बस हम देखेंगे। द वर्क ऑफ द सभा अकॉर्डिंग टू द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ये उनकी जो उस टाइम पे चीज़ें जो चाहिए होती थी, जैसे कि उनके पास घर होना चाहिए, वो चीज़ें थी जो वो मांगते थे, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में तो पूछेंगे नहीं। तो इस चैप्टर अपना सेकंड भी हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस और हमारे साथ जुड़े रहिए। और कल हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों जो मैंने बोला कि ये थोड़ा सा मेडिवियल में ना पेचीदा सा है, ये याद रखने दिक्कत वाले हैं, क्योंकि जो किंग्स हैं ये इनके नेम्स हैं उस टाइम पे, ये थोड़े दिक्कत वाले हैं। इसके लिए ना एक हम वीडियो, अभी थोड़ा CPF के एग्ज़ाम के कारण थोड़ा बिजी है और CDS का एग्ज़ाम भी है, बट इसके लिए हम जल्दी एक वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ किंग्स का नाम और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन से किंग ने किसे डिफीट किया, ठीक है ना, तो वो चीज़ करेंगे, कौन सा उसके बाद उसको सक्सीड किया, ये चीज़ें कवर करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी सिर्फ वो करेंगे उस वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।